व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मनोड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो पे मैं सेकंड लाइफ रैंकर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे बड़ा बड़ा धमाका हुआ था। अब यहाँ पे जनवू किसी के साथ लड़ रहा था, तभी उसका ब्लैक ड्रैगन आकर उसको समझाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है एंड यहाँ पे वो तब तक रूल भी किया है। अब जनवू भी खुद के स्वॉर्ड से उसी वाले मॉन्स्टर्स के साथ तब भी लड़े जा रहा था। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने खुद के दम पे डिवाइन बीस्ट का जो टाइटल है वो हासिल किया था और यहाँ पे डीमन पावर को भी अवेकन किया था। इस मॉन्स्टर को यहाँ पे ग्रेट योकाई कहना ट्रूथ के सबसे ज्यादा क्लोजर ही होगा। फ्रैंकली यहाँ पे बताया जाए तो उसके मास्टर ने 9 किंग लेवल्स के अंदर अभी सबसे ज्यादा रॉन्ग ओपोनेंट को पिक किया है। अब ये असलियत पे बहुत बड़ा सा 9 टेल फॉक्स था। ब्लैक ड्रैगन तो जनवू को कह देता है कि यहाँ पे वाइज रहेगा कि वो लोग यहाँ से भाग जाए। जनवू भी खुद के सबऑर्डिनेट को कहता है कि उसे पता है बट उसके पास एक प्लान अब भी है। वो खुद के स्वॉर्ड को और ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड डायरेक्टली उस 9 टेल फॉक्स के पास खुद के स्ट्राइक को देने के लिए जाने लगता है। वो 9 टेल फॉक्स भी खुद का एक पावर आइसोलेट को यहाँ पे यूज करता है। अब वो 9 टेल फॉक्स भी यहाँ पे खुद के मन में सोचता है कि अभी तक वो इस लड़के के ऊपर ब्लाइंड आई इसीलिए करके था बिकॉज वो यहाँ पे विक्टोरिया यानी कि उसके डिसाइपल का एक फ्रेंड था। वो तभी एक पावरफुल अटैक को डायरेक्टली जनवू के ऊपर यूज करता है। जनवू भी खुद के ब्लिंक स्किल को यूज करते हुए उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज भी करता है। वो कहता है यही क्या एडामेंटियम नोवा है। जनवू गुस्सा हो जाता है एंड उस वाले फॉक्स को कहता है उस एडामेंटियम नोवा को उससे दे देने के लिए। अब उस वाले फॉक्स के साथ तो जनवू का एक प्रॉपर फाइट होने लगता है। अभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनवू एक मिरर के साथ बातें कर रहा था। जनवू तब भी यहाँ पे उसका सब कुछ यानी कि हेल्म ऑफ डार्कनेस को कंप्लीट कर रहा था। उसका लगभग सारा चीजें गैदर हो चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ एक एडामेंटियम नोवा ही चाहिए था। जनवू फिर एट्रेन को बुलाता है। एट्रेन तभी जनवू के सामने कम्युनिकेट करने के लिए आ जाता है एंड वो थोड़ा सा घबराया भी हुआ था। वो घबराते हुए जनवू को पूछ लेता है कि उन्हें अभी क्या चाहिए। जनवू भी पूछ लेता है कि यहाँ पे जो एडामेंटियम नोवा का डील हुआ था उसका क्या हुआ। उसने सारे के सारे मटेरियल्स को ऑलरेडी गैदर कर लिया है कंगनी को बनाने के लिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अभी एडामेंटियम नोवा ही चाहिए। एट्रेन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे थोड़ा बहुत चोटें भी लगा था। वो घबराते हुए यहाँ पे जनू को समझाता है कि उसने ऑलरेडी कह दिया था ना कि उनका ये जो काम है ये अच्छे तरीके से चल रहा है। एट्रेन अभी थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे वो जानू के साथ नाइट पे कांटेक्ट करेगा इसके बाद। तभी वहाँ पे शैनॉन कहता है जनवू को कि क्या उन्होंने इस आदमी के आंखों को देखा है, ये तो कम्प्लीटली ब्रूज्ड है। अब जनवू भी इस सिचुएशन को थोड़ा सा देख के सोच में पड़ जाता है। तभी हम लोग एक रेड कलर का पोर्टल देख पाते हैं। अब यहाँ पे एट्रेन एंड जनवू के बीच में यहाँ पे मीटिंग होता है। जनवू डायरेक्टली एट्रेन को कह देता है कि उसे देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे उनका जो ये डील है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। एट्रेन भी यहाँ पे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जनवू भी पूछ रहा था कि क्या वो किसी के थ्रू यहाँ पे बहुत ज्यादा पीटा गया है। एट्रेन भी ये बात को सुन के गुस्सा हो जाता है। जनवू को कहता है कि क्या पीटा गया है, यहाँ पे वो एट्रेन है वो एक टेबल का हाईएस्ट मेंबर है। जनवू भी फिर सोचने लगता है कि यहाँ पे इस वाले टावर के अंदर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो डेयर करते हैं एक मिथिकल मर्चेंट के ऊपर अटैक करने का। ये मिथिकल मर्चेंट्स बहुत ज्यादा फेमस है वीसीएस रिटेलेशन से अगर उनको प्रोवोक किया जाए तो। बट ये लोग रेयर गुड्स को सेल करते हैं तो ऑफ्टन इन लोगों को टारगेट भी किया जाता है। बट इन लोगों का एक और खासियत ये है कि कोई इनको टच ना कर पाए, इस वजह से ये लोग अच्छे वेल्थ एंड कनेक्शंस भी तैयार कर लेते हैं। इवन यहाँ पे जब रेड ड्रैगन इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे भी इन लोगों ने खुद के हर एक फॉर्चून को लगा दिया था रिटेलेशन के लिए। जो भी एट्रेन के ऊपर यहाँ पे अटैक किया है वो इस वेरी रीजन को लेके उतना ज्यादा सोचता भी नहीं है एंड इस चीज को लेके डरता भी नहीं है। अभी जानू एट्रेन को कह देता है कि शायद से एट्रेन तब हिट हुआ है जब वो खुद के क्लाइंट को पेस्टर कर रहा था। एट्रेन भी घबराते हुए जानू को पूछते कि उसे कैसे पता चला। कैनॉन भी कहता है कि उसका मास्टर सच में दूसरों के इमोशंस को रीड करने में माहिर तो है। सॉर्ड गॉड भी कहता है देखने से ऐसा ही लग रहा है जो डील है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। जानू भी सोचता है कि ये चीज को ना जानना ही सबसे ज्यादा हार्डर होगा। स्टार्ट से ये जो रेलिग्रेड मटेरियल है इसका ओनर कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकता। अगर कोई इस तरीके से उसे लगातार पेस्टरिंग करता रहा तो यहाँ पे पंच के अलावा और क्या ही चीज उसको वापस मिलेगा। एट्रेन भी तभी यहाँ पे परेशान होते हुए जानवी को कहता है कि हाँ उसने सही समझा, ये जो डील है ना ये अभी फेल हो चुका है।
जनवू भी पूछ लेता है कि यहाँ पे दूसरे पार्टी ने क्या कहा है। एट्रेन भी कहता है कि उसके दूसरे पार्टी ने यहाँ पे कह दिया है कि वो कभी भी एडामेंटियम नोवा को सेल नहीं करेंगे। पहले तो एट्रेन को ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एडामेंटियम नोवा का जो प्राइस है वो बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से एडामेंटियम नोवा को हासिल करने के लिए एट्रेन उसके प्राइस को बढ़ाता ही गया था, उनको ऑफर देता ही गया था, बट वो हमेशा ही उस चीज को रिफ्यूज कर रहे थे। एंड अभी वो लोग खुद के पाइप्स को एट्रेन के ऊपर थ्रो करना स्टार्ट कर चुके हैं। सच में वो एक ओल्ड हैग है। अब एट्रेन तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा था। तभी यहाँ पे जानवू से पूछ लेता है कि वो कौन है। एट्रेन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज को वो जानवू को बता नहीं सकता, ये टेबल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। एट्रेन तभी जानवू को पूछते ही क्या उसे एडामेंटियम नोवा बहुत जल्दी ही चाहिए, यहाँ पे क्यों ना वो बहुत सारे एडामेंटियम को यहाँ पे कलेक्ट कर ले, उसके बाद वो कमीशन दे किसी को ये चीज को क्राफ्ट करने के लिए। जानवू भी कहता है नहीं, उसे इमीडिएटली वो चीज चाहिए। एट्रेन भी परेशान होते हुए कहता है किस टाइप के क्विज के लिए उसे एडामेंटियम नोवा इतना जल्दी चाहिए। जानवू भी कह देता है क्यों ना एट्रेन उसे जो ओनर है उसके इन्फॉर्मेशन को सेल कर दे, यहाँ पे बाकी सब परसुइडिंग का काम तो वो खुद ही कर लेगा ना। एट्रेन भी कह देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जानवू भी कहता है क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ट्रेड करता है ना। एट्रेन भी कहता है हाँ ये सच बात है, बट ये जो पर्सन है ये असलियत पे एक स्पेशल केस है। इवन जो एसोसिएशन के टॉप टियर है उनमें से भी ये असलियत पे द बिगेस्ट क्लाइंट कंसीडर किए जाते हैं। ये लोग एक बहुत बड़ा एनुअल प्राइस भी देते हैं जिससे उनका जो इंफॉर्मेशन है वो कभी भी सोल्ड ना हो जाए। एट्रेन कैसे इस जैसे एक पर्सनालिटी के इंफॉर्मेशन को जानवू को सेल कर पाएगा। जानवू भी सोचता है अगर यहाँ पे टेबल का ही बात किया जाए तो यहाँ पे वो लोग ये जो पूरे चीज को एड्रेस कर रहे हैं ना, वो एंटायर कॉस्मोस है एंड वो लोग उन सब को इसी मैनर से हैंडल करते हैं। एंड उसके अंदर ये वन ऑफ द 9 किंग में ही है। अभी एट्रेन यहाँ पे कहता है इसके अलावा और भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये जो बिग क्लाइंट है ना ये कनेक्टेड है उनके मास्टर से। यहाँ पे एट्रेन इससे ज्यादा और चीज जानवू को बता नहीं सकता। इवन ये भी एट्रेन के लिए एक ह्यूज लॉस है। अब जानवू भी इस बारे में सोचने लगता है। जानवू फिर कहता है अच्छा ये बात है, तो फिर उसे डायरेक्टली फ्रीजा के पास से ही सारे के सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। अब ये बात को सुन के एट्रेन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी जानवू उस वाले मिरर को फिर से बाहर निकालता है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रीजा को देख पाते हैं जो खुद के वुल्फ को यहाँ पे पेट कर रही थी। फ्रीजा डायरेक्टली जानवू को पूछ लेती है कि इस आवर में जानवू क्यों यहाँ पे उसके साथ कांटेक्ट किया है। एट्रेन भी ये चीज को देख के घबरा जाता है एंड कहता है कि क्या ये लड़का सच में उसके मास्टर को डायरेक्टली कांटेक्ट किया है। जानवू फिर फ्रीजा को कहता है शायद से उसे पता ही होगा इस रीजन के बारे में। फ्रीजा भी फिर कहता है अगर ये एडामेंटियम नोवा से रिलेटेड है तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, ये असलियत पे उसके साथ फ्रीजा का एक कंडीशन है। इवन उनके एक्वेंटेंस के पहले इस जैसा एक बड़े क्लाइंट को वो लोग अगर लूज कर देते तो ये उनके एसोसिएशन के लिए एक बहुत ज्यादा ग्रेट लॉस रहेगा। जानवू फिर कहता है यहाँ पे एक सेइंग भी तो रहता है ना, यहाँ पे इम्पॉसिबल डील नाम के कोई भी चीज नहीं है। फ्रीजा भी यहाँ पे कहता है हाँ यहाँ पे इम्पॉसिबल डील नाम का कोई भी चीज जरूर से नहीं है। तो फिर यहाँ पे केन उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। उसे शायद से यहाँ पे याद ही होगा ना कि एसोसिएशन जानवू के ऊपर खुद के लार्जेस्ट सपोर्ट उनके हिस्ट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्केल रहेगा उसे बैलेंस करना तो इजी नहीं होगा। जानवू फिर यहाँ पे कहता है यहाँ पे हेडिस क्यों मिस हुआ है, क्या उसे पता है। अब ये चीज को सुन के यहाँ पे फ्रेजा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जानवू फिर कहता है क्या उसे पता है टार्टरस पे अभी क्या चल रहा है, उनका ये जो टाइटन्स एंड जाइगर्टिस के साथ जो वॉर चल रहा है उसका करंट स्टेटस भी उसे पता है क्या। एंड यहाँ पे उसे शायद से ये चीज़ भी पता होगा कि जो आइटम को यहाँ पे जानवू क्राफ्ट करना चाहता है वो क्या है। ये सारी चीज़ों को समझने के बाद कैसा रहेगा उनके लिए। फ्रीजा भी इन सब के बारे में थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर फ्रीजा फिर जानवू को खुद के बातों को कहने के लिए कहता है। अब जानवू जो टार्टरस का सिचुएशन था, जो वॉर था, हेडिस था, वो सब के बारे में यहाँ पे फ्रीजा को बताता है। अब एट्रेन एंड फ्रीजा दोनों ही इस इन्फॉर्मेशन को सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो दोनों ही सोचते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो असलियत पे 98th फ्लोर में बैठे हुए लोगों को भी पता नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगर ये वॉर हो ही रहा है तो उनका ये जो एसोसिएशन है ये एक एनॉर्मस प्रॉफिट को हासिल कर सकता है मिलिट्री मर्चेंट के हिसाब से।
कैटरीन भी यहाँ पे घबराते हुए सोचता है पहले जब हेडिस के बारे में ये आदमी ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया था उससे तब भी उसने ये सोचा था, बट आज वो इतने सारे चीज़ों को पता कर लिया है, ये आदमी असलियत पे है कौन। फ्रीजा भी कहता है तो फिर ये सब हुआ है। हाँ सच में ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तो है, बट यहाँ पे जो बैलेंस है ये फिर भी स्लाइटली लैग कर रहा है। तो फिर क्या यहाँ पे जनवू को और कुछ पता है। जानवू भी यहाँ पे कहता है अगर वो कंगनी को तैयार करने में सक्सीड हो जाता है तो उसे मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप का जो टाइटल है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या फ्रीजा नहीं चाहता एक मास्टर क्राफ्ट्समैनशिप के थ्रू मेड किया गया आइटम का एक्सेस पाना। फ्रीजा फिर यहाँ पे कहता है वो टेम्पटेड तो है बट उसके साथ सेवरल क्राफ्ट्समैन का अंडर कॉन्ट्रैक्शन में अभी है एंड अभी तक जानवू ये चीज को हासिल तो नहीं किया है ना। तभी जनवू यहाँ पे खुद के सोल्स को बाहर निकालता है। वो यहाँ पे पोसाइडन के हेडिस के तो साइक्लॉप्स को बाहर निकालते हैं। जनवू यहाँ पे फिर कहता है ये एक ऐसा आइटम है जो उसके मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रेंड ब्राहम एंड हैनोवा ने तैयार किया है जो उसके क्लोज फ्रेंड्स है। क्या ये चीज़ इनफ रहेगा उनका ये जो बैलेंस स्केल है उसे ठीक तरीके से तैयार करने के लिए। फ्रीजा तब यहाँ पे कहता है एक आइटम जिसको गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ ने टच किया है। सच में ये चीज तो फ्रीजा जरूर से चाहता है, क्या इसका एक्सक्लूसिव सप्लाई उसे मिलेगा। जानवू भी कहता है ये एक ऐसा आइटम है जो उसके साइड में रहने के लिए लैग कर रहा है। यहाँ पे वो ये कह सकता है कि ये एक प्रायोरिटी ट्रेड उनके अंदर हो सकता है। तो फिर यहाँ पे एडामेंटियम नोवा का ओनर कौन है ये चीज फ्रीजा उनको बता दे। तभी यहाँ पे फ्रीजा सोचता है एंड कहता है एडामेंटियम नोवा का जो असली ओनर है ना वो असलियत पे है उसका फ्रेंड एनास्टेसिया। जनवू भी यहाँ पे कहता है एनास्टेसिया इसका मतलब विक्टोरिया का मास्टर। फ्रीजा तभी यहाँ पे पूछ लेती है कि क्या जनवू को पता है उस फॉक्स के बारे में। वो एक ऐसी लड़की है जो इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा डिसलाइक करती है एंड यहाँ पे ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि जनवू को उस जैसे एक लड़की के साथ कोई टाइज भी है। तभी जनवू को याद आता है कि उस टाइम पे एनास्टेसिया ने जनवू को कहा था यहाँ पे फिर से खुद को शो ना करने के लिए, बट यहाँ पे वो जानता है कि ये सारे बातें उसे फ्रीजा को बताने का कोई भी जरूरत नहीं है। जनवू तभी फ्रीजा को कहता है कि हाँ उसे थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है बिकॉज वो एनास्टेसिया के डिसाइपल का दोस्त है। फ्रीजा तभी यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे उनका ये जो डील है ये कंक्लूड हो रहा है एंड इसके बाद से वो लोग इफेक्टिवली खुद के ट्रेड को भी यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इसके बाद जो भी जनवू के साथ होगा उसे जनवू को खुद हैंडल करना है। जनवू भी यहाँ पे फ्रीजा को थैंक्स कहता है। फ्रीजा तो भी जाते आते कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे शायद से उसे एक चीज तो याद होगा ही ना। तभी यहाँ पे हम लोग को वही लड़के के बारे में बताया जाता है। जनवू भी यहाँ पे सोचता है वो लड़का उसे तो ट्यूटोरियल के टाइम पे जनवू सबसे पहले इस वर्ल्ड पे मिला था। उस टाइम पे जनवू को ये पता चला था कि वो लोग हेड थे फ्रीजास के गार्डन का। तभी जनवू को उस लड़के का याद आ जाता है। वो लड़का यहाँ पे जनवू को अलविदा से पहले प्रॉमिस किया था कि वो फिर से डेफिनेटली जनवू के साथ मुलाकात करेगा। जनवू भी सोचता है कि ये सच में पहला न्यूज है उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से। फ्रीजा जाते हुए कहता है सच में उसके साथ उसने एक ग्रेट डील को यहाँ पे मिस किया है, बट वो लोग जरूर से कोई ना कोई एक दिन एक मीटिंग को अरेंज करेंगे, बट उससे पहले जनवू को यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रबल का सामना तो करना पड़ेगा ही। जनवू भी सोचता है ट्रबल, हाँ। एट्रेन भी तभी यहाँ पे घबरा जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसने डायरेक्टली गिल्ड मास्टर के साथ कांटेक्ट किया है, अभी तो एट्रेन थोड़ा बहुत ट्रबल में पड़ चुका है। जनवू भी सोचता है सच में उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ट्रबल शुरू ही होने वाला है। तभी वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। एट्रेन भी यहाँ पे घबराते हुए जनवू को कहता है कि वो अभी कहाँ पे जा रहा है, उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत और बातें तो करना चाहिए, बट जनवू एट्रेन को इग्नोर करके डायरेक्टली आगे बढ़ने लगता है। अभी हमें वही सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले जनवू ने खुद के फाइट को स्टार्ट किया था एनास्टेसिया के साथ। ऑर्डर तभी उस वाले सिटी के अंदर थोड़ा सा घूम रहा था। कुछ लोग यहाँ पे ऑर्डर को पहचान भी जाते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं ये तो ऑर्डर है ना जो 6 नहीं 5 डिविनिटी के अंदर एक। ऑर्डर भी यहाँ पे एनास्टेसिया को ढूंढ रहा था। वो भी यहाँ पे कहता है कि क्या एनास्टेसिया अभी यहाँ पे मौजूद है। तभी जनवू डायरेक्टली एक घर के सामने चला जाता है। ये एक टाइप का रेस्टोरेंट और समथिंग था जहाँ पे वो जाने का कोशिश तो करता है, बट उसका जो मैनेजर था वो जनवू को रोकने का कोशिश करता है। जनवू वहाँ पे एक जोरदार स्ट्राइक देता है एंड जो दरवाजा था उसे वहीं पे तोड़ देता है एंड वहाँ पे आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जो मैनेजर था वो यहाँ पे जनवू को पूछ लेता है कि यहाँ पे वो कर क्या रहा है। जनवू भी यहाँ पे कहता है कि उसके बातों का मतलब क्या है। वो लड़की अगर यहाँ पे नहीं है तो उसे उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिर वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है,
अब यहाँ पे वार्डन यानी कि जनवू को गुस्सा होते हुए देख के वो मैनेजर भी घबरा जाता है एंड माफी मांगने लगता है। जनवू फिर उस पर्सन को कहता है वो लोग अगर यहाँ पे बिजनेस करना ही चाहते हैं तो यहाँ पे उसे एनास्टेसिया को ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। तभी वो और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स को यहाँ पे तोड़ने लगता है। अब बाकी सारे लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी शैनॉन यहाँ पे जनवू को कहता है वो जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वो बिल्कुल एक मास्टर का स्पिटिंग इमेज है। थॉट गॉड भी कहता है इस जैसे सिचुएशन में एक बोर्ड को शेक करना ही फास्टेस्ट वे रहता है, ये एक वाइज चॉइस है। तभी जनू शैनॉन को पुकारता है। शैनॉन भी कहता है उनको क्या चाहिए। जनू भी कहता है शैनॉन आजकल बहुत ज्यादा चीकी नहीं हो गया है क्या। शैनॉन भी हंसते हुए कहता है कि ये उसके मास्टर का इमेजिनेशन ही होगा। यहाँ पे उसे समझना चाहिए कितने बढ़िया तरीके से शैनॉन अभी खुद के मास्टर का जो जो इंटेंशन है वो सब कुछ को रीड कर पा रहा है। एंड यहाँ पे वो और भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है खुद के मास्टर को असिस्ट करने के लिए। तभी वो भी इस वाले काम में जुट जाता है एंड खुद के स्ट्राइक्स को देने लगता है आसपास के एरिया पे। शैनॉन तभी जनू को कहता है उसे ऐसा लगता है इतना ज्यादा नॉइस क्रिएट करने के बाद एनास्टेसिया खुद ब खुद यहाँ पे बाहर निकल आएगी। जनू भी यहाँ पे सोचता है एंड सोच में पड़ जाता है कि ये शैनॉन साथ से इमोशनली जनू से थोड़ा बहुत क्लोजर अभी हो चुका है। बट जितना दिन गुजर रहा है वो और भी ज्यादा फ्रीवेरियस हो रहा है। जनू भी यहाँ पे श्योर नहीं है कि ये अच्छा चीज है या फिर बुरा। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देता है। यहाँ पे एक लड़की कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना ज्यादा नॉइस वो लोग क्यों क्रिएट किए हैं। अब ये आवाज का जो प्रेशर था ना वो बाकी सारे नॉर्मल लोग भी महसूस कर पाते हैं। जनवू भी उस चीज को महसूस कर पाता है। जनवू भी सोचता है ये एक इंटेंस रोअर है यूकाई पावर का। सच में उसका जो प्रे है वो ऑलरेडी बेड को ले चुका है एंड हम लोग देख भी पाते एक बिल्डिंग के ऊपर एनास्थेसिया आ चुकी थी। एनास्थेसिया डायरेक्टली नीचे की ओर देखते हुए जनवू को कहता है कि ये सब कुछ क्या उसका ही काम है। जनवू भी फिर एनास्थेसिया को पुकारता है। तभी एनास्थेसिया कुछ चीज को स्मोक करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। एनास्थेसिया तभी जनवू को पहचान भी जाती है। वो कहती है कि वो वही लड़का है ना जो यहाँ पे विक्टोरिया के साथ उस टाइम पे मिलने के लिए आया था। यहाँ पे एनास्थेसिया ने ऑलरेडी जनवू को वार्न कर दिया था ना कि वो कभी भी उसके सामने फिर से खुद के फेस को शो ना करे, तो वो अभी यहाँ पे क्यों आया है। जनवू भी कहता है कि वो इस बार विक्टोरिया से मिलने के लिए नहीं आया है। अब एनास्थेसिया भी कहती है कि तो फिर वो क्यों आया है। अब जनवू यहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि उसे एडामेंटियम नोवा चाहिए एंड एडामेंटियम नोवा यहाँ पे जितने दूर तो जनवू को पता है वो एनास्थेसिया के पास ही है। एनास्थेसिया भी ये चीज को सुन के हैरान हो जाती है एंड कहती है उसे कैसे पता चला। अच्छा वही वो आदमी है जिसने वो परसिस्टेंट मर्चेंट को उसके साथ डील करने के लिए भेजा था। बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसे ये चीज पता कैसे चला वो उल्फ फ्रेजा ने सच में क्या यहाँ पे एनास्थेसिया को सोल्ड कर दिया है। सबके सब लोनली मनी ग्रैबर्स हैं, वो बड़े बड़े बातें करते हैं ट्रस्ट का। एनास्थेसिया तभी जनवू को सीरियस होते हुए कहती है उसे अभी लौट जाना चाहिए। उसने ऑलरेडी उसे बहुत बार वार्न कर ही चुका है कि एडामेंटियम नोवा को सेल करने का इंटेंशन एनास्थेसिया के पास नहीं है। जनवू भी कहता है एडामेंटियम नोवा एक ऐसा चीज है जिसे जनवू यहाँ पे एब्सोल्युटली हासिल करना चाहता है। एनास्थेसिया पे कहती है कि तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे जनवू क्या प्लान किया है इस चीज के लिए। जनवू फिर खुद के शॉट को बाहर निकालता है। वो भी थोड़ा सा सोचता है एंड यहाँ पे लोग समझ पाते कि वो डायरेक्टली एनास्थेसिया को चैलेंज किया था। एनास्थेसिया भी हंसते हुए कहती है अच्छा यहाँ पे परसुइंग काम नहीं किया है तो वो अभी एडामेंटियम नोवा को फोर्सफुली उसके पास से लेना चाहता है। जनवू फिर खुद के पावर्स को अवेकन करता है। वो खुद के ड्राइवन अवेकनिंग सोल ऑफ द सेकंड हेवन एंड उसके साथ साथ फायर गॉड इविल स्लेयर एंड गॉडेस स्टिग्मा सबको एक्टिवेट कर लेता है। वो यहाँ पे सीरियस होते हुए एनास्थेसिया को कहता है अगर उसे फोर्स का भी यूज करना पड़ा वो उस चीज को भी करेगा। एनास्थेसिया ये चीज को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड खुद के ट्रू फॉर्म को शो करते हुए कहती है कि उसे खुद के प्लेस को याद रखना चाहिए। अगर वो यहाँ पे मरना ही चाहता है तो ठीक है, एनास्थेसिया उसे उसका विश को ग्रांट करेगी। जनू भी सोचता है अभी उसके पास और कोई भी रास्ता बचा नहीं हो, फिर उड़ने लगता है, एनास्थेसिया के पास जाने लगता है। वो जान जाता है वो अगर इस चीज को मिस कर देता है तो यहाँ पे उसे पता भी नहीं है उसे और कितने टाइम तक इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा। उसे ये तक पता नहीं है कि इतने टाइम पे जनवू का जो सोल है यानी कि उसके छोटे भाई का सोल उसके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ पे वो चीज ही नहीं है, उसके भी ऊपर से और भी बहुत सारे रीजंस है। तभी जनवू खुद के पावरफुल स्ट्राइक्स को डायरेक्टली एनास्थेसिया के ऊपर देने लगती है। वो यहाँ सोचता है कि ये चीज को वो कभी भी एंड्योर ही नहीं कर सकता, वो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता।
जनवू यहाँ पे खुद के आर्मी को रेडी कर लेता है तो एनास्थेसिया खुद के आर्मी को यहाँ पे बुला लेता है। एनास्थेसिया के पास योकाई आर्मी था तो जनवू के पास खुद का शैडो आर्मी था। शैनन अभी यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीजें असलियत में यहाँ पे आ कहाँ से रहा है। तभी उन सब के अंदर लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जनवू उड़ रहा था ऊपर की ओर। यहाँ पे जनवू एंड एनास्थेसिया दोनों ही फेस टू फेस आ जाते हैं। वो सोचता है ये जो वेव ऑफ पावर था इसका एक परफेक्ट स्ट्राइक था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वेव ऑफ फायर एनास्थेसिया के पास आ रहा था, एनास्थेसिया खुद की एक ही उंगली से उस चीज को यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था एक शील्ड को तैयार करते हुए। वो समझ पाता है कि उस टाइम पे एनास्थेसिया ने खुद के इतने ज्यादा डिमोनिक एनर्जी को रिलीज किया था कि जनवू खुद उसे गेज नहीं कर पाए थे। एंड उसके भी ऊपर से सेम टाइम पे जितने सारे अटेंडेंट्स एनास्थेसिया के पास है वो सब के सब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होके डायरेक्टली यहाँ पे इमर्ज भी हो चुके थे। ये असलियत पे ह्यूमन डिस्गाइज था, वो यानी कि एनास्थेसिया खुद के हर एक सबऑर्डिनेट्स को खुद के साथ ही लाई थी। सच में जनवू भी समझ नहीं पा रहा था कि एनास्थेसिया इतने ज्यादा दूर तक क्यों गई है। एनास्थेसिया तभी यहाँ पे कहती है कि इतना ही पावर क्या जनवू के पास है, वो यहाँ पे एनास्थेसिया के पास सिर्फ इतना ही पावर लेके आया है। एनास्थेसिया तो इस पावर को स्लाइटेस्ट भी फील नहीं कर पाई। तभी वो यहाँ पे ब्लो नाम के खुद के एक स्किल को यूज करती है। अब बहुत सारे छोटे छोटे फायरवॉल टाइप चीजें जनवू के पास आगे बढ़ने लगता है। जनवू भी इस चीज को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वो फायरवॉल्स जाके जनवू के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है। अभी जानवू भी यहाँ पे खुद का एक और स्किल सोल ऑफ द सेकंड हेवन को यूज करता है। जानवू भी सोचता है कि ये असलियत पे है प्रोटेक्टिव और ये एक अच्छा बात है कि वन हॉर्न ट्राइब के पास से उसने ये चीज को सीख लिया है। अगर इस चीज को अप्लाई किया जाए तो वो स्पिरिट पावर को यूज किए बिना हुई को यूज करके डिफेंसिव एंड रिकवरी दोनों को ही कर सकते। तभी जनवू एनास्थेसिया के पास आगे बढ़ने लगता है। वो खुद के स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक देने का कोशिश करता है, बट एनास्थेसिया खुद के वो स्मोकिंग चीज से ही जनवू के उस वाले स्ट्राइक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। जनवू के ऊपर काउंटर स्ट्राइक देने लगता है। जनवू एंड एनास्थेसिया के बीच में फिर घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जनवू भी सोचता है ये एक शाइनिंग एनग्रेव है, हाँ ये भी एक रूइन है, एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको विक्टोरिया ने तैयार किया है। अब यहाँ पे एनास्थेसिया भी खुद के पावर्स को रिलीज करती है। वो खुद के फॉक्स फॉर्म में आ जाती है। जनवू भी यहाँ पे देख पाता है जब भी ये पाइप ग्लो करता है तभी यहाँ पे एक फायर इग्नाइट होता है उस फॉक्स के टेल पे। वो जो फॉक्स फिगर है ना एनास्थेसिया के पीछे वो और भी ज्यादा लार्ज होता है एंड और भी ज्यादा क्लियरली शो हो रहा है कि ये सब कुछ का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है। अब वो फॉक्स भी यहाँ पे अटैक करने लगता है। जनवू भी उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करता है। एनास्थेसिया भी ये सब कुछ को सोचता है। जनवू भी फिर यहाँ पे सोचता है कि ये एनास्थेसिया करने क्या क्या कोशिश कर रही है। यहाँ पे जनवू को समझ नहीं आ रहा है, बट जनवू अगर जाहिर तक यहाँ पे रुका रहा तो उसके साथ बहुत ज्यादा गलत चीजें हो सकता है। जनवू फिर खुद के स्विफ्ट वॉक को यूज करते हुए एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करते हुए आगे बढ़ने लगता है एंड एनास्थेसिया के साथ खुद के डिस्टेंस को बढ़ाने का कोशिश करता है। तभी जो फॉक्स का पॉ था वो डायरेक्टली जनवू के ऊपर एक स्ट्राइक देता है। वहां पे जो जो जमीन था वो सब कुछ टूटने लगता है। जनवू उस वाले स्ट्राइक से बार बार बचा था। एनास्थेसिया भी यहाँ पे जनवू का तारीफ करते हुए कहती कि सच में उसके पास शार्प इंस्टिंक्ट्स तो है। जनवू भी सोचता है क्या ये एक स्पेल है। तभी उसे खुद के ड्रैगन का बात है याद आ जाता है। उसके ड्रैगन ने कहा था कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लगभग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे जिंदा था। वो एक डिवाइन बीस्ट में भी कन्वर्ट हो चुका है। इसने डिमोनिक पावर को ओन एंड अवेकन भी किया है। यहाँ पे अगर वो इसे ग्रेट यूकाई के नाम से पुकारे तो यही उनके लिए सच्चाई होगा। उन्होंने इस बार सच में एक गलत ओपोनेंट को चूज कर लिया है। अब वही बैटल का सीन फिर से आ जाता है जो शुरुआत में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब ब्लैक ड्रैगन तो यहाँ पे जनवू को कह दिया था कि वो यहाँ पे जाता है उसका मास्टर अभी यहाँ से भाग जाए। अब जनवू भी यहाँ पे कहता है उसे पता है बट उसके पास एक प्लान है। तभी एनास्थेसिया खुद के आइसोलेट स्किल को यूज करती है। वो यहाँ पे जनवू को कहती है वो यहाँ पे विक्टोरिया का दोस्त था, इसी वजह से अब तक एनास्थेसिया जनवू को छोड़ रही थी। तभी वो खुद के एक स्ट्राइक को यहाँ पे रेडी कर लेती है। जनवू भी यहाँ पे खुद के एक पावरफुल स्ट्राइक को रेडी करते हुए एनास्थेसिया को कहती है कि उसे एनावेंटियम नोवा को जनवू को दे देना चाहिए। दोनों ही खुद के फियरसम अटैक को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं। अब जनवू जब इस वाले अटैक को देखते हैं वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो भी देख पाता है क्या यहाँ पे एनास्थेसिया स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। सच में इस जैसे कोई एक चीज को फेज ऑन हिट करना इंसेंडिटी होगा। अगर ऐसा ही केस है तो वो यहाँ पे खुद को ड्रैगोनिक आई के साथ साथ हाइपर सेंस को एंड विंड पाथ गेल को भी यूज करने लगता है एनास्थेसिया के ऊपर स्ट्राइक देने के लिए।
ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ पे जानवू को पूछ लेता है कि वो यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रहे हैं। तभी एनास्थीसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जानवू को कहती है वो एक फूल है। अब जानवू के आसपास का जितने सारे स्पेस था उन सबको एनास्थीसिया डिस्ट्रॉय करके जानवू को मारने का कोशिश करती है। जानवू भी यहाँ पे सोचता है कि सच में एनास्थीसिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो है, तो उसका ये जो स्ट्रेंथ है ना यही उसे वर्नरेबल बनाता है डिफीट से। अब ब्लैक ड्रैगन ही रहता है, उनका मतलब क्या है। जानवू भी यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को देखने के लिए कहता है। क्या उसे ये समझ नहीं आया है जब एनास्थीसिया खुद के पावर्स को यूज किया था तब आसपास के जितने सारे मॉन्स्टर्स थे वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुके थे। ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ पे कहता है हाँ ये सच बात है, बट ये इस सिचुएशन के साथ कैसे रिलेटेड है। तभी वो भी देखने लगता है। वो भी यहाँ पे कहता है ये जो मॉन्स्टर्स थे ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहे हैं। जब जब ये फायर वेंट आउट होता है एनास्थीसिया खुद के सबऑर्डिनेट को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे वो खुद के मेन बॉडी को स्ट्रेंथन कर पाए। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितने सारे एनास्थीसिया के सबऑर्डिनेट्स है वो सब के सब उसके डिमोनिक पावर सोर्सेस है। क्या ये चीज उसे स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? अगर एनास्थीसिया के पास ये सारी चीजें शुरुआत से ही है तो वो इन सारी चीजों को सेपरेट क्यों रखी है। जानवू यहाँ पे एक ही कंक्लूजन में पहुंचा है, ये जो डिमोनिक पावर उसका बॉडी यहाँ पे यूज कर रहा है ना वही है उसका असली सोर्स। तभी जानवू खुद के ब्लिंक स्किल को यूज करता है। वो क्या सोचता है कि हाँ ये चीज उन सारे चीजों को एक साथ एंड्योर नहीं कर सकता। तभी जानवू एक जोरदार स्ट्राइक एनास्थीसिया के ऊपर देते हैं जिस वजह से यहाँ पे वो उस उल्फ को स्ट्राइक देता है, बट एनास्थीसिया के रियल बॉडी के ऊपर भी वो कट लग जाता है। एनास्थीसिया भी डायरेक्टली बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए जानवू को कहता है वो एक वॉर्म है, उसका ये चीज करने का हिम्मत कैसे हुआ। तभी एनास्थीसिया जानवू के ऊपर स्ट्राइक देने का तो कोशिश करता है बट जानवू उस वाले स्ट्राइक को भी यहाँ पे बच जाता है। जानवू फिर कहता है वो यहाँ पे जिस चीज का एम कर रहा है वो तभी यहाँ पे उस वाले वुल्फ के बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्राइक देने लगता है। अब एनास्थीसिया और भी ज्यादा जानवू के ऊपर गुस्सा होने लगता है। अब जानवू को पता था एक्सेसिव डिमोनिक पावर को एब्जॉर्व करने के बाद उसे जरूर से एक ओपनिंग तो मिलेगा ही, वो उस ओपनिंग का ही वेट कर रहा है। तभी उसे वो ओपनिंग मिल भी जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिमोनिक पावर को एनास्थीसिया ने एब्जॉर्व कर लिया था। जानवू तभी कहता है अभी टाइम आ चुका है, वो खुद के ब्लिंक स्किल को यूज करता है बट तभी अचानक से वो जो चीज को देख पाता है उसे देख के वो भी घबरा जाता है। एक पॉ का अटैक डायरेक्टली जानवू के ऊपर आता है एंड जानवू का जो बॉडी था उसे वहीं पे क्रश कर देता है। जानवू भी सोचता है क्या उसका जो ब्लिंक स्किल है वो ब्लॉक किया गया है, क्या ये उस पाइप का रूइन मैजिक के साथ रिलेटेड है। एनास्थीसिया भी गुस्से में कहते हैं उस जैसा एक मेयर इंसेक्ट का हिम्मत कैसे हुआ उसे जैसे हालत में टर्न करने का। यहाँ पे जो सर्कस है ना वो यहीं पे एंड हो रहा है तो उसे अभी मर जाना चाहिए। तभी सेबर गॉड एंड शैनॉन दोनों ही खुद के मास्टर की हालत को देख के घबरा जाते हैं। वो खुद के मास्टर को पुकारते हैं। फ्रीजा तभी वहां पे आ जाती है। वो डायरेक्टली यहाँ पे एनास्थीसिया को कहती है कि ये अभी एनफ नहीं हो चुका है क्या। एनास्थीसिया यहाँ पे फ्रीजा को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो उसे यहाँ पे इस फाइट में इंटरफेयर ना करने के लिए कहती है। वो एक बार इस लड़की को मार डाले उसके बाद वो इन पूरे के पूरे सिचुएशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रीजा के ऊपर ही डालेगी। फ्रीजा भी यहाँ पे एनास्थीसिया को कहती है कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आई है। वो फ्रीजा को डायरेक्टली सॉरी कह देती है एंड उसके भी ऊपर से यहाँ पे फ्रीजा को एक चीज देखना चाहिए, उसे एक बार इस लड़के का जो सर्कमस्टेंसेस है उन सबको सुनना तो चाहिए ना। तब भी जानवू यहाँ पे एनास्थीसिया का जो वुल्फ फॉर्म था उसके पैर के नीचे था। फ्रीजा यहाँ पे कहती है कि उसे ये चीज को डेस्परेटली सुनने का जरूरत है। यहाँ पे ये लड़का बिल्कुल उस जैसा ही है ना जब वो 1000 ईयर्स पहले था। अब ये चीज को सुन के यहाँ पे एनास्थीसिया भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। एनास्थीसिया भी सोचती है ये वो दिनों का बात है जिस बारे में वो और ज्यादा रिमेम्बर भी नहीं कर सकती। तभी एनास्थीसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे फ्रीजा भी यहाँ पे कहती है जो फॉक्सेस होते हैं वो भी ज्ञानीज होते हैं, उसे सासे ये पता ही होगा। तभी यहाँ पे एनास्थीसिया जानवू को छोड़ के चलने लगती है। तभी हम लोग एक रूम पे देख पाते हैं कि यहाँ पे विक्टोरिया कोई एक चीज को लेकर रही थी। वो तभी यहाँ पे खुद के ओल्ड यानी कि खुद के एल्डर सिस्टर को कहती है कि वो अभी ठीक है। यहाँ पे विक्टोरिया को एक लेटर मिला था, उस लेटर के अंदर वो पढ़ती है कि वो अभी अच्छी काम कर रही है एंड वो टावर पे क्लाइम करने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर भी हो रही है। यहाँ पे वही अकेला ऐसा नहीं है जो अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे वो खुद के सिस्टर के लिए ब्राइटेस्ट विश को भी छोड़ रही है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया खान को थैंक्स कहती है। वो यहाँ पे सोचती है ये लेटर को पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा और अच्छा तो फील कर रही थी। तभी यहाँ पे विक्टोरिया को फिर से वो सारे इंसिडेंट याद आ जाता है डिमोनिक आर्मी के साथ उनकी उस फाइट को। वहाँ पे जितने स्ट्रगल विक्टोरिया ने फेस किया था उसके बाद वो एक लिविंग रेक बन चुकी थी।
बट वो इस तरीके से हमेशा के लिए तो जी नहीं सकती। तभी विक्टोरिया ये लेटर को देख के कुछ सोचने लगती है। विक्टोरिया भी सोचती है ये लेटर थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं है क्या। यहाँ पे जितना ज़्यादा वो इस कंटेंट के बारे में सोच रही है, ये उतना ही ज़्यादा उसे ग्रीटिंग तो महसूस नहीं हो रहा है, ये एक फेयरवेल टाइप का उसे महसूस हो रहा है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एनास्टेसिया खुद का गेस्ट को अंदर की ओर बुलाती है। तभी विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है। वो यहाँ पे खुद के मास्टर को कहती है वो फिर से यहाँ पे लौट आए हैं क्या। तभी वो यहाँ पे जानवू को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है केन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी विक्टोरिया डायरेक्टली केन के पास आ जाती है। जानवू यहाँ पे विक्टोरिया को कहती है देखने से ऐसा लग रहा है वो अभी अच्छा फील कर रही है। विक्टोरिया अभी यहाँ पे जानवू को कहती है वो यहाँ पे क्यों आया है, ये तो असलियत पे मास्टर का रेसिडेंस है ना। अब एनास्टेसिया तो खुद के डिसाइपल के इस बिहेवियर को देख के गुस्सा हो जाती है एंड कहती है वो एक विकेट गर्ल है। यहाँ पे उसने खुद के मास्टर को ग्रीट नहीं किया है बट वो पहले इस लड़के को नोटिस कर लिया है। विक्टोरिया भी यहाँ पे हैरान होती है खुद के मास्टर को देख के कहती है कि वो तो अभी वुंड से कवर है, अचानक से उनके साथ क्या हुआ है। एनास्टेसिया भी कहती है वो बहुत जल्दी इस चीज को पूछ लिया है, वो यहाँ पे अभी वेट करेगा तो उसे जल्दी से जल्दी कुछ टोबैको लीव्स लेकर गेस्ट रूम पे आना चाहिए। तभी विक्टोरिया भी यहाँ पे खुद के मास्टर को हाँ कहती है। तभी विक्टोरिया यहाँ पे केन को कहते हुए कहती है कि उन्हें ये जो बातें ये सब कुछ को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे विक्टोरिया कोई कोई चीज़ को केन यानी कि जानवू के साथ डिस्कस करना चाहती है। अब जानवू भी ये सारे बातों को सुन के हैरान हो जाता है एंड कहता है उसके साथ हाँ। तभी वो कहता है ठीक है वो ये काम को करेगा। एनास्टेसिया फिर यहाँ पे उनको लेके आगे बढ़ने लगता है। एनास्टेसिया जानवू एंड फ्रीजा तीनों ही एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। अब जानवू तो यहाँ पे चाय की तरफ देख रहा था। अब जानवू को देख के एनास्टेसिया भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि एज एक्सपेक्टेड वो जानवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। जानवू भी कहता है कि इसका मतलब क्या है। एनास्टेसिया भी कहती है कोई भी नॉर्मल आदमी अगर यहाँ पे बैठा रहता तो एनास्टेसिया की जो अपीयरेंस है इसे देख के वो जरूर से कोई एक रिएक्शन तो देता, बट वो एक ब्रैट है, क्या सच में उसका जो बॉडी का फंक्शनलिटीज है वो सब कुछ ठीक ठाक से काम तो कर रहा है ना। अब जानवू भी ये सारे बातों को सुन के सोच में पड़ जाता है। अब यहाँ पे जानवू का जो कोल्ड ब्लडेड थ्रिल था ना वो जानवू को काम रख रहा था इस जैसे सिचुएशन पे भी। उसके भी ऊपर से जानवू पोजेस करता था रेजिस्टेंस ऑफ चार्म को। एंड वो डायरेक्टली एनास्टेसिया को कहता है कि यहाँ पे और कोई बात नहीं है, असलियत पे एनास्टेसिया उसके टाइप का लड़की ही नहीं है। अब ये बात को सुन के एनास्टेसिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फ्रीजा भी तभी एनास्टेसिया को रोकते हुए कहती है कि वो क्यों ना ये सारे स्ट्रेंज टॉक्स को यहीं पे अभी खत्म करे, उन्हें अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में बात करना है ना। एनास्टेसिया भी गुस्से में कहती है ये सब के सब यहाँ पे इरिटेटिंग है, ये दोनों ही उसके इरिटेट कर रहा है। अभी एनास्टेसिया यहाँ पे काम हो जाती है। जानवू को कहती है ठीक है उन्हें अभी मेन पॉइंट पे आगे बात करना चाहिए। यहाँ पे एनास्टेसिया ने पहले भी क्या दिया था, यहाँ पे वो लोग कोई भी पेमेंट को ऑफर क्यों ना करे, वो कभी भी यहाँ पे जानवू का एडामेंटियम नोवा तो नहीं देगी। फ्रीजा तभी यहाँ पे एनास्टेसिया को पूछ रही क्या यहाँ पे कोई रीजन है। अब एनास्टेसिया भी यहाँ पे उठ खा रही होती है। एनास्टेसिया कहती है सच में ओनर्स को भी इस जैसे रीजंस को देना पड़ेगा बिकॉज वो उस सारी चीज़ों को सेल नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, बट ठीक है वो उन्हें वो पूरे के पूरे रीजन को दिखाई देगी। तभी एनास्टेसिया उठ के एक साइड में चलने लगती है और उन सबको भी फॉलो करने के लिए कहती है। जानवू एंड फ्रीजा तभी एनास्टेसिया को फॉलो करते हुए एक रोटेटिंग स्टेयर्स को क्रॉस करते आगे बढ़ने लगते हैं। एनास्टेसिया कहती है वो इस जगह का नाम दिया है मिरर्ड वेपन्स प्रिजन, ये है असलियत पे एंशिएंट हेवन का एक पार्ट। जानवू फिर देख पाता है ये असलियत पे प्रिजन था जिसके अंदर बहुत सारे योकाइज थे। वो भी सोचता है ये एक ऐसा प्रिजन है जिसके अंदर योकाई एंड मॉन्स्टर्स डॉर्मेंट है, क्या ये सब के सब भी एनास्टेसिया का जो योकाई पावर है उसके पार्ट है। अगर एनास्टेसिया इन सब को भी गैदर कर लेता जब वो जानवू के साथ फाइट करता तो जानवू के लिए वो फाइटिंग सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता। सच में एनास्टेसिया यहाँ पे ये टाइटल का हकदार है, वो 9 किंग्स के लेवल से बराबर ज़रूर से है, ये कोई एग्जैचुरेटिंग बात नहीं है। तभी एनास्टेसिया एक टाइप के सील को यहाँ पे अनलॉक करती है। एनास्टेसिया कहती है इस डोर के बिहाइंड जो चीज़ है यही उनका रियल डील है। अब वहाँ से जो ऑरा जानवू को महसूस हो रहा था उसे देख के वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एनास्टेसिया फिर उन सबको कहती है कोई रीज़न के बिना स्वाइप अप ना होने के लिए, यहाँ पे वो अगर ऐसा कुछ करता है वो गेस्ट हो या फिर ना हो वो कोई भी मर्सी के बिना ही उसे मार डालेंगे। जानवू का जो यहाँ पे हथकड़िया था वो सब भी यहाँ पे रिएक्ट करने लगता है, उसके पैर के जंजीरें भी रिएक्ट करते हैं। जानवू भी सोच में पड़ जाता है ये असलियत पे क्या है।
जो पावरफुल एंड एंशियंट थॉट था वो पोरिंग आउट हो रहा है। एनास्टेसिया भी कहती है सच में वो ब्रैट है बट फिर भी वो अच्छे तरीके से होल्ड अप तो कर रहा है। जनवू यहाँ पे कहता है ये असलियत पे क्या है। एनास्टेसिया भी कहते हैं यहाँ पे जो जो चीजें जनवू को दिखाई दे रहा है ना ये उन्हीं सब का मेलिस है जो ये सब एमिट कर रहे हैं। जिन सारे वेपन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंगरिंग थॉट्स को यहाँ पे कंटेन करके रखे हैं उन सब का स्पिरिट रूट यहाँ पे आ जाता है। वो सबके सब इवेंचुअली एक कर्स वेपन या फिर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जनवू के पास भी शायद से एक चीज रहेगा ना। जनवू भी फिर खुद के डैगर को देखने लगता है। जनवू भी सोचता है सच में ये जो ग्रेट सॉर्ड है ये असलियत पे हैनोवा का जो रीजनमेंट है इसे लेके है। एनास्टेसिया फिर जनवू को पूछ लेती है कि क्या उसे पता है जब इन सारे वेपन्स के ऊपर और भी ज़्यादा लिंगरिंग थॉट्स पाइल अप होता है तो उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या क्या चीज़ें बदलता है। वो असलियत पे एक योकाई पे कन्वर्ट हो जाता है। योकाई बॉर्न होते हैं उन्हीं सारे डिजायर से जिसके बाद वो खुद के मास्टर को डिवार करके फ्रीडम को गेन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उन सब के पास एबिलिटी है सोचने का। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ खुद के मास्टर को मारने के बाद ही नहीं रुकेंगे। इतना सर्टेनिटी तो एनास्टेसिया दे ही सकती है कि वो सब के सब एक ग्रेट ब्लडशेड को भी स्टार्ट करेंगे। एनास्टेसिया ये चीज़ को सबसे ज़्यादा हेट करती है। इसी वजह से जितने सारे इस तरीके के रिजेंटफुल वेपन्स एनास्टेसिया देखी थी उन सब को वो कैप्चर कर चुकी है एंड वो इन सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पे लॉक भी कर चुकी है। बट अभी इन सब को हैंडल करना एनास्टेसिया के लिए भी बहुत ज़्यादा हो चुका है तो वो उन सारे चीज़ों को ये जो सेंट्रल एक्सिस है उसके साथ बाउंड कर चुकी है एंड यही चीज़ असलियत पे एडामेंटियम नोवा है। अब ये सारे चीज़ों को पता रहने के बावजूद क्या यहाँ पे जनवू चाहता है कि एनास्टेसिया ये इस एडामेंटियम नोवा को जनवू को दे दे। ये सारे के सारे योकाई यहाँ पे एनास्टेसिया को टीयर अपार्ट करना चाहते हैं उसके ही सामने। अब ये बातों को सुन के जनवू भी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। एनास्टेसिया भी यहाँ पे कहती है अगर जनवू को यहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझ आ चुका है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जनवू भी कहता है एनास्टेसिया बिल्कुल भी एक राइटियस पर्सन नहीं है। फ्रीजा तभी यहाँ पे कहती है ये सारे कर्स ऑब्जेक्ट को लेना यही रीज़न है बिकॉज बहुत टाइम पहले यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो एनास्टेसिया भूल नहीं पाई अभी तक। उस टाइम पे एनास्टेसिया बहुत ज़्यादा डेस्परेट एंड सॉरोफुल भी थी। ऑफ कोर्स फ्रीजा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था उन सब के बारे में जनवू को बता नहीं सकता बट यहाँ पे जनवू को समझना चाहिए। जनवू सोचता है क्या एनास्टेसिया इतना ज़्यादा स्टबर्न इसीलिए बिकॉज उसके पास में कुछ हुआ है ये तो सच में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। तो फिर तो जनवू के पास अभी कोई चॉइस बचा ही नहीं है उसे अभी खुद एडामेंटियम नोवा को तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर उसे एडामेंटियम नोवा को क्राफ्ट करना स्टार्ट करना है तो उसे कुछ लोगों को भी बुलाना पड़ेगा जैसे कि हैनोवा ब्रायम एंड द ग्रेट एल्डर को। तभी उसे विक्टोरिया का बातें याद आ जाता है। विक्टोरिया यहाँ पे जनवू के साथ कुछ बातें करना चाहती थी। तभी जनवू यहाँ पे सोचता है कि विक्टोरिया ने वहाँ पे पहले कोई चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जनवू के साथ यहाँ पे कुछ किया था ना बट उसके बाद विक्टोरिया कहाँ पे चली गई है। तभी जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है एंड यहाँ पे अचानक से जनवू के पीछे से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जनवू भी यहाँ पे कहती है क्या यहाँ पे विक्टोरिया आई है। अब एक गुस्सेल वाला हाथ डायरेक्टली जनवू के ऊपर आके गिरता है। अब ये एनास्टेसिया थी। एनास्टेसिया गुस्से में यहाँ पे जनवू को पूछ रही थी कि उसने कहाँ पे विक्टोरिया को हाइड करके रखी है। फ्रीजा भी यहाँ पे एनास्टेसिया को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब एनास्टेसिया तो डायरेक्टली जनवू के गर्दन को पकड़ ली थी। जनवू भी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। एनास्टेसिया भी यहाँ पे जनवू को कहती है कि उसने कहाँ पे विक्टोरिया को हाइड करके रखा है। जनवू भी एनास्टेसिया को पूछते कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एनास्टेसिया बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहती है कि विक्टोरिया यहाँ पे डिसअपीयर हो चुकी है एडामेंटियम नोवा के साथ। यहाँ पे अगर जनवू ने ये काम नहीं किया है तो किसने ये काम को किया है। अब जनवू भी यहाँ पे हैरान होते हुए सोचता है कि क्या विक्टोरिया यहाँ पे डिसअपीयर हो चुकी है। अब एनास्टेसिया तो यहाँ पे जनवू को पकड़े हुए थी। जनवू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे विक्टोरिया ने ही तो कहा था कि जनवू के साथ उसका कोई बिजनेस है बट अभी वो कहीं पे डिसअपीयर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है। एनास्टेसिया अभी यहाँ पे जनवू को जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए कहती है। जनवू भी बहुत ज़्यादा सोच में थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जनवू भी यहाँ पे समझ पाता है कि अभी एडामेंटियम नोवा ना हासिल करना उसके लिए एक बहुत ज्यादा इन्फ्यूरेटिंग चीज था। तो अभी ये सब कुछ क्यों चल रहा है। अभी ये जगह इस तरीके का क्यों बन चुका है। अभी उसे क्यों एज ए कल्प्रिट की तरह यहाँ पे सस्पेक्ट किया जा रहा है। सच में जनवू के लिए ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। अब उसके अंदर से एक डार्क कलर का पर्सनैलिटी बाहर निकलने लगता है।
सडनली एक डार्क कलर का ऑरा जनू के बॉडी से रिलीज होने लगता है, जिसे देख के यहाँ पे एनास्टेसिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जनू डायरेक्टली एनास्टेसिया के हाथ को पकड़ लेता है। जनू एनास्टेसिया को ये देखने के लिए कहता है। अब हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे जनू के बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो था। ये जनू नहीं था, ये कोई अलग पर्सनैलिटी था। एनास्टेसिया पे हैरान होते हुए यहाँ पे जानवू को देखने लगती है। वो सोचती है कि ये क्या चल रहा है, ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन है, बट इस तरीके का पावर ऑफ डेथ को पोजेस करना, एंड उसके भी ऊपर से वो एनास्टेसिया को यहाँ पे रेजिस्ट करने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है। इवन एनास्टेसिया अभी इस चीज को और ज्यादा एंड्योर नहीं कर सकती। एनास्टेसिया डिसाइड करते है उसे अभी यहाँ पे जनवू को मारना ही पड़ेगा। वो खुद के स्ट्राइक को रेडी कर लेती है, जनवू की तरफ फिर डायरेक्टली उस स्ट्राइक को छोड़ती है। बट जनवू भी यहाँ पे खुद के डार्क कलर के मैजिक या फिर ऑरा पावर को यूज करते हुए यहाँ पे एनास्टेसिया को एक टाइप के स्पेस में कैद कर लेता है। एनास्टेसिया भी इधर उधर देख के हैरान हो जाती है, एंड वो जब उस चीज को महसूस करती है तो वो भी पीछे की ओर हटने लगता है। उसके सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा फिगर था। वो फिगर यहाँ पे एनास्टेसिया को कहता है कि उसे इतना ज्यादा कॉकी बिहेव नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेयर पेट है। यहीं पे एनास्टेसिया का जो जो छोटा मोटा ट्रिक्स है ना वो एंड हो रहा है। एनास्टेसिया भी यहाँ पे सोचते हैं ये क्या एबिस है? नहीं, ये उससे भी ज्यादा डेंसर एंड विशियस कोई जगह है। एनास्टेसिया भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी अचानक से जब वो नॉर्मली बात करने लगता है, एनास्टेसिया को कहता है ये सब नॉनसेंस को यहीं पे बंद करने के लिए। विक्टोरिया का जो डिसअपियरेंस है ना, ये जानू के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अब एनास्टेसिया भी हैरान हो जाती है, कहते हैं उसके साथ क्या हुआ है। वो भी सोचने लगती है यहाँ पे चल क्या रहा है। इस लड़के का जो टोन है ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड इस लड़के का ऐसा रिएक्शन देने का भी मतलब क्या है। इस लड़के को देख के ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे अभी उसने कुछ किया ही नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है ये लड़के ने जो जो अभी किया है वो सब कुछ को वो भूल चुका है? बट ये तो इम्पॉसिबल है। ये लड़के ने खुद के दम पे जो चीजें यहाँ पे किया था उसे ये लड़का इस तरीके से भूल कैसे सकता है। अब यहाँ पे एनास्टेसिया को तो वो सारी चीजें याद आने लगता है। एनास्टेसिया भी सीरियस होते हुए जनू को कहती है कि अच्छा ये सारे चीजें जनू के साथ रिलेटेड नहीं है, ऐसा ही उसने कहा है ना, ठीक है उसे समझ आ चुका है। एनास्टेसिया भी यहाँ पे सोचती है कि वहाँ पे जो भी एंटिटी था उसने एनास्टेसिया का जो राइट पर्सनालिटी था उसे आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लिया था। तो इसी वजह से अभी के लिए एनास्टेसिया को तो इस लड़के को कुछ करना नहीं चाहिए, उसे स्टेप बैक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो टाउन था उसके अंदर लड़ाई होने लगता है। जितने सारे योकाइस यहाँ पे कैद थे वो सब के सब अभी आजाद हो जाते हैं। अब बाकी जितने सारे योगाइस थे वो इन सारे के सारे करप्टेड योगाइस को यहाँ पे फिर से कैद करने का कोशिश कर रहे थे। उन सब के अंदर यहाँ पे लड़ाई चल रहा था। एनास्टेसिया तभी जनवो एंड फ्रेजर को कहती है उसका जो माइरेड वेपन प्रिजन ऑफ द एंशिएंट हेवन था वो अभी इस स्टेट में आ चुका है। अब तक तो वो इन सारे के सारे वेपन्स को एक बैरियर के अंदर बाउंड करके रखी थी, बट ये चीज करने के टाइम पे एनास्टेसिया यहाँ पे भी बाउंड हो चुकी है। यहाँ पे ये स्ट्रेंज बात नहीं रहेगा कि एक या फिर दो इस तरीके का करप्टेड योकाइस यहाँ से स्लिप करके कहीं पे चले जाए। एनास्टेसिया फिर जनवो के साथ यहाँ पे बात करने लगता है। तभी शैनॉन जनवो कहता है कि इस तरीके से इतने सारे इनक्रेडिबल पावरफुल योकाइस को होल्ड करके रखना ये तो बहुत ज्यादा हैरानी का बात है। ये सारे वोकाइस के अंदर कुछ कुछ तो शैनॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। एनास्टेसिया भी सीरियस होते हुए जनू को कहती है उसे अगर कुछ भी याद आता है तो प्लीज वो उन सारे बातों को एनास्टेसिया को बता दे। विक्टोरिया अब भी खुद के राइट माइंड में नहीं है। अगर उस तरीके से विक्टोरिया एडामेंटियम नोवा को यहाँ पे हैंडल करने का कोशिश करती है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगा विक्टोरिया के लिए ही। जनू भी सोचता है सच में एट द एंड एनास्टेसिया खुद के डिसाइपल को लेके वॉरिड तो है। यहाँ पे और कोई जगह पे रेस्ट लेने का मौका अभी नहीं है, बट अर्लियर विक्टोरिया ने जनवू को जो जो चीजें कहा था वो अब भी जनवू को बॉदर कर रहा है। विक्टोरिया ने यहाँ पे जनवू को कहा था कि क्या खान से उसे कोई लेटर रिसीव हुआ है। जनवू फिर यहाँ पे एनास्टेसिया को पूछ रही थी क्या विक्टोरिया को कोई लेटर रिसीव हुआ है। एनास्टेसिया भी हैरानी से पूछी थी लेटर। रीजा तभी यहाँ पे कहती है क्या वो यहाँ पे द सन ऑफ द आयरन लायन का जो लेटर है उस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, विक्टोरिया को वो लेटर डिलीवर उन्होंने ही किया था। एनास्टेसिया भी पूछती है कि हाँ वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सच में ब्लड स्वॉर्ड ने एक लेटर भेजा था केनन विक्टोरिया को। अब जानू ने तो वो लेटर ऑलरेडी पढ़ लिया था। एनास्टेसिया भी कहती है ये तो वही लड़का है ना जिसने उसके डिसाइपल को इस स्टेट में छोड़ के चला गया था। क्या वो लड़का अब भी जिंदा है? यहाँ पे उसे उस लेटर के कंटेंट को दिखाना चाहिए। तभी जो लेटर था वो एनास्टेसिया एंड
फ्रेजा दोनों ही पढ़ने लगते हैं। अब उस लेटर के अंदर से एक टाइप का टलिस्मैन ऑरा यहाँ पे एनास्टेसिया यूज करती है उस लेटर के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए। वो तभी कहती है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया, ये कोई ऑर्डिनरी लेटर पेपर नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेल डिवाइस नहीं है, एंड ये कंटेंट्स जो है ना ये असलियत में सिंपल ग्रीटिंग्स है। अब जनवू भी उस लेटर को देखने लगता है। एनास्टेसिया भी कहती है क्या वो लड़की यहाँ पे सन ऑफ द आयरन लायन को ढूंढने के लिए चली गई है, और यहाँ पे इस काम को करने के लिए वो एडामेंटियम नोवा को क्यों खुद के साथ लेके गई है। जानवू भी इस लेटर को देखते हुए सोचता है वो इस चीज को इंस्टिंक्टिवली फील कर पा रहा है, इस लेटर के अंदर कोई ना कोई और चीज तो है, इस लेटर के अंदर ऐसा कोई चीज है जो इसके राइटर कन्वे करना चाहता है दूसरों के नजर पे आए बिना, ऐसा कुछ जो सिर्फ और सिर्फ विक्टोरिया एंड केन यानी कि जानवू ही नोटिस कर सकता है। तभी जानवू उस वाले लेटर के ऊपर खुद के टाओइस्ट आर्ट को यूज करने लगता है। अब यहाँ पे वो एक वाइट कलर का फ्लेम को अपीयर करता है। अब ये चीज को देख के यहाँ पे एनास्टेसिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जनवू को पूछ लेती है कि उसने अभी अभी यहाँ पे क्या किया है। अब जो लेटर था ना वो जल जाता है एंड अचानक से जनवू को यहाँ पे सुनाई देता है हेल्प मी करके कोई उसे पुकार रहा था। एनास्टेसिया भी ये चीज को देख के हैरान हो जाए, समझ रही है ये तो एक सीक्रेट मैसेज था। तभी एनास्टेसिया उस वाले एसेंस को पकड़ती है एंड खुद के वुल्फ फॉर्म में आ जाती है एंड उन सबको कहती है उसे फॉलो करने के लिए। फ्रेजा, एनास्टेसिया एंड जनवू तीनों ही बहुत ज्यादा तेजी से कोई एक जगह पे जा रहे थे। जनवू भी यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे खान के साथ असलियत पे हुआ क्या है। अब वो सबके सब आगे बढ़ रहे थे। जनवू भी यहाँ पे सोचता है कि ये जो लेटर था ये असलियत पे एक डिकॉय था एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खान यहाँ पे जनवू को बताना चाहता था कि उसे जनवू से हेल्प का जरूरत है, बट यहाँ पे वो किस चीज से हेल्प चाहता है। क्या खान के लाइफ के पीछे कोई पड़े हैं? क्या ये सब कुछ डेविल आर्मी से रिलेटेड है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सब कुछ रिलेटेड है डियोली से? जनवू को तो अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जनवू फिर फ्रीजा को कहती है कि जो लेटर था ये कहाँ से सेंड हुआ था। फ्रीजा भी इस क्वेश्चन को पूछ के थोड़ा सा हैरान हो जाती है एंड कहती है वो इस चीज को जनवू को बता नहीं सकती। जनवू भी यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। फ्रीजा भी कहती है नहीं, यहाँ पे जनवू कितना ही इंसिस्ट क्यों ना कर ले बट वो इस अकाउंट को कभी सेटल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फ्रीजा कभी भी ये चीज को नहीं बताएगी एंड यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकती है। केन यहाँ पे कोई भी टर्म्स को उसे ऑफर क्यों ना करे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का स्केल है उसे कभी वो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। वो भी सोचता है एनास्टेसिया तो यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है फिर भी फ्रेजा उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके भी इतना ज्यादा फर्म नहीं बिहेव की थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे उस टाइम के हिसाब से एनास्टेसिया के सामने वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। क्या ये यही है कि जो अदर पार्टी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग है एंड और भी ज्यादा ग्रेटर है, या फिर फ्रेजा का जो वर्ड्स है उन सब का जो मीनिंग है वो कुछ और चीज को कंटेंट करके है। यहाँ पे जनवू को फ्रेजा का जो वर्ड्स है उसे टेस्ट करना चाहिए। जनवू फिर कहता है कि ठीक है तो फिर उन्हें जो ये डील है उसके टर्म्स को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे प्लीज फ्रीजा उसका जितने सारे क्वेश्चन है उसका आंसर यस या फिर नो पे ही दे। फ्रीजा भी यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है। तभी यहाँ पे जनवू कहता है कि ये जो सेंडर है ये क्या डेविल आर्मी से बिलोंग करता है। फ्रीजा भी यहाँ पे कहता है वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो भी कहता है कि क्या खान इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। फ्रीजा भी कहती है वो इस इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो कहता है कि क्या यहाँ पे जो टेबल बिजनेस को कंडक्ट करता है ये डेविल आर्मी के साथ भी है। फ्रीजा कहते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अब ये सारी रिप्लाई को सुन के जनवू भी खुश हो जाता है एंड फ्रीजा को थैंक यू कहता है। वो भी सोचता है कि यहाँ पे डेलिबरेटली वो ये कह रही है कि वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। इसका सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट मतलब निकलता है, वो है कि हाँ ये सब कुछ रिलेटेड है डेविल आर्मी से एंड खान इन सब में इन्वॉल्व है एंड उन सारे के सारे क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट आंसर ये सी है। अब जनवू को ऑलरेडी पता है ये डेविल आर्मी के लोग पहले से स्कीम कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे क्या इंटेंशन से क्या प्लान को किया है ये पता करना जनवू के लिए अभी तो इम्पॉसिबल है। बट इवन यहाँ पे कंगनी का जो क्रिएशन है वो डिले ही क्यों ना हो जाए। यहाँ पे वो खान को इस तरीके से अंधे का तो नहीं कर सकता ना इस काम को लेके। अभी हम लोग एक बैरियर के सामने आ जाते हैं। अब इस वाले बैरियर को डायरेक्टली यहाँ पे एनास्टेसिया तोड़ देती है एंड वो सबके सब इस बैरियर के अंदर चले जाते हैं।
यहाँ पे हम लोग एक टेम्पल टाइप के जगह को देख पाते हैं जिसके अंदर जानवू, एनास्टेसिया एंड फ्रीजा तीनों ही आ गए थे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैचूज था। जानवू भी इस जगह को देख के हैरान हो जाता है एंड के सोचने लगता है कि ये कौन सा जगह है। अब जब वो उस स्टैचू को देख पाता है, उसे देख के वो भी हैरान हो जाता है। वो समझ पाता है ये तो असलियत पे द मंकी किंग का स्टैचू है। क्या ये स्टैचू सच में मंकी किंग को मॉडल करके तैयार किया गया है? बाकी जितने सारे स्टैचूज है वो भी और बाकी जो डिवाइन फिगर्स है उनके ऊपर रख के तैयार किया गया है, उनके एनिमल फॉर्म्स के ऊपर ये सब कुछ बेस्ड है। यहाँ पे टोटल 7 स्टैचूज हैं इस प्लेस में। तो इसका मतलब यही है कि मंकी किंग के साथ मिलके जो 7 या फिर 6 डिवाइन बीइंग्स यहाँ पे केओस तैयार किए थे, ये उन 7 ग्रेट स्टेजेस का टेम्पल है। वो सब के सब थे द 7 डीमन किंग्स ऑफ द ईस्ट। वो फिर खुद के टाओइस्ट आर्ट को यूज करने लगता है। अब बाकी सारे स्टैचूज भी यहाँ पे इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते, गोल्डन कलर का लाइट यहाँ पे एमिटेड होने लगता है। जानवो भी सोचता है कि यहाँ पे जो रूई बैंक का फ्रेगमेंट है ये रेजोनेट्स हो रहा है। एनास्टेसिया भी हैरान हो जाती है, कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है। फ्रीजा भी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। जानवू फिर वू को पुकारता है। वू भी यहाँ पे जानवू का दिया गया काम को समझ पाता है। यहाँ पे वो का जो विजन है वो जानवू शेयर करने लगता है। यहाँ पे वो चेक करने लगता है इस प्लेस के अंदर जो जो एनक्रिप्ट है उन सारे स्क्रिप्चर्स को, उन सभी के चीज़ों को। अभी यहाँ पे एनालाइज करने के बाद जानवू को एक विजन आता है। बहुत सारे लोग ब्लड शॉट को यहाँ पे पीछा कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि उसका जो ये भागना है ना ये यहीं पे एंड हो रहा है। सच में वो उन सब को भगाते हुए यहाँ तक लेके आया है। यहाँ पे वो खुद के कॉमरेड्स का जो ग्रज है वो एवेंज करके रहेगा। अब खान तो यहाँ पे हंस रहा था। वो कहता है ग्रजेस, हाँ? यहाँ पे वो लोग और भी बहुत सारे चीज़ों को कहना चाहते हैं ना। ये सब कुछ सुन के वो उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर एग्जाम्पल की तरह बताया जाए तो ये वो लोग इस चीज़ को हासिल करने के लिए आए ना खान के पास से। खान भी एक टाइप के गोल्डन एनर्जी को यहाँ पे एमिट करने लगता है। अब बाकी सारे लोग भी ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड कहते हैं वो इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहा है। खान कहता है अच्छा यही बात है तो ठीक है, उन्हें अभी स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे वो लॉर्ड ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द मंकी किंग के जो पावर्स है वो सब कुछ को यूज करके इन सब के साथ लड़ने लगते हैं, इन सबको मारने लगता है। वो सारे लोग एक साथ मिलके खान के ऊपर अटैक करते हैं, बट खान का जो स्ट्राइक था ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक ही झटके में वो इन सारे के सारे वॉरियर्स को मार गिराता है एंड इस पूरे के पूरे एरिया को एक शमशान बना देता है। खान भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंजर्ड था बट वो फिर भी आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से यहाँ पे विक्टोरिया बाहर निकलती है। विक्टोरिया के हाथ में तब भी एडावेंटियम नोवा था। विक्टोरिया इस पूरे के पूरे एरिया के हालत को देख के हैरान हो जाती, वो भी फिर आगे की ओर बढ़ने लगती। तब ये जो विजन था ना ये यहीं पे एंड हो जाता है। एनास्टेसिया फिर यहाँ पे जानवू को पूछे क्या उसे यहाँ पे कुछ पता चला, क्या उसे कुछ दिखाई दिया है। जानवू भी कहता है 20th फ्लोर द 5 एलिमेंटल माउंटेन्स, वो सब वहीं पे गए हैं। अभी हम लोग 20th फ्लोर का सीन देख पाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी खान को ढूंढना ही पड़ेगा, वो बैडली इंजर्ड है तो वो ज्यादा दूर तक तो यहाँ पे नहीं जा सकता। खान को भी हम लोग देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो यहाँ पे कहता है कि उसे अभी थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे लेना चाहिए। वो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था, थका भी हुआ था। वो कहता है कि ये सारे चीज़ों के बाद वो ज़रूर से डिओली को वापस हासिल कर लेगा। अब जानवू यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है ये प्लेस तो गेटवे है 20th फ्लोर का, द 5 माउंटेन ऑफ द पेनिस। जानवू जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो समझ पाता है जो पूरा का पूरा एटमोसफियर था ना इस वाले फ्लोर का ये बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जानवू खुद के स्किन पे यहाँ का जो टेंशन है उसे फील कर पा रहा है। ये प्लेस तो बिल्कुल भी पहले ऐसा नहीं था। इवन जो एयर है ये भी बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है ब्लड के स्मेल से। इवन जानवू भी यहाँ पे खुद के हाथ से ये सब कुछ को फील करके थोड़ा सा कांपने लगता है। जानवू फ्रीजा को पूछ लेती है कि इस स्टेज में क्या हुआ है। फ्रीजा भी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वो फिर कहती है यहाँ पे इमॉर्टल आर्ट मिथिक्स का यूज किया गया है, क्या जानवू इस बारे में जानता है कुछ। जानवू भी हैरान होकर फ्रीजा को पूछता है कि वो चीज़ क्या है। फ्रीजा भी कहती है ये एक ऐसा बात है जिससे कोई पर्सन इमॉर्टल बन सकता है। अगर सुपरनैचुरल आर्ट्स का बात किया जाए जैसे कि मैजिक, सॉर्सरी, स्पेल एंड मिथिकल आर्ट्स, उनके अंदर इमॉर्टल आर्ट्स असलियत पे एक यूनिक स्पेशल चीज़ है। इन सारे आर्ट्स को एक्सेप्शनल कंसिडर किया जाता है बिकॉज इन सब को अकम्पनीड किया जाता है मिथिसिज्म यानी कि मिस्टीरियस स्टडीज के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स इसी
इमॉर्टल आर्ट्स को ऑब्टेन करने का अभी तक कोशिश कर रहे थे। धनु भी सोचता है इवन तो ये जो टॉपिक है ये रैंडम उसे साउंड कर रहा है, बट इससे पहले वो जो विजन को देखा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खान 72 इमॉर्टल आर्ट्स को यूज करते हुए दिखाई दिया था। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? तभी वो डायरेक्टली फिजा को पूछ लेती है कि खान क्या यहाँ पे हंटेड किया जा रहा है इमॉर्टल आर्ट्स की वजह से? फिजा भी यहाँ पे कहती है कि हाँ उसने सही समझा, यहाँ पे इमॉर्टल आर्ट मिथिसिज्म अपीयर्ड हो चुका है एंड उस चीज का डिस्कवरर असलियत पे द ब्लड शॉट खान ही है। इस तरीके का रूमर्स पूरे के पूरे टावर पे स्प्रेड किया गया था। अभी बहुत सारे लोग खान के साथ फाइट करके उसी पावर को हासिल करना चाहते हैं। जनवी कहता है थोड़ा सा वेट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेयर रूमर्स की वजह से ये वॉर स्टार्ट हो चुका है। इस साइड अभी ये सब कुछ क्यों स्टार्ट हुआ है? अगर वो चाहते तो वो खान को हंट करना बहुत पहले से स्टार्ट कर सकते थे। खान ऑलरेडी 72 इमॉर्टल आर्ट्स को बहुत पहले ही सीख लिया था। रेजा भी कहते हैं बिकॉज अभी उन सब के पास एक जस्टिफिकेशन आ चुका है। ब्लड शॉट खान ने मैसिकर किया था कर्शियन फैमिली मेंबर्स को। जनूबी कहता है कि क्या मैसिकर? अभी जो क्रेशियन फैमिली मेंबर्स है ना, ये सब के सब एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 41st फ्लोर पे लोकेटेड थे। ये फैमिली स्टार्ट हुआ था एक प्लेयर एंसिस्टर से एंड अभी ये एक पावरफुल नेटिव फैमिली पे कन्वर्ट भी हो चुका है। एंड ब्लड शॉट खान उसी फैमिली के ऊपर रेकलेसली अटैक भी किया था। ये फैमिली के पास काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ कनेक्शंस था, तो फिर क्यों? के बाद यहाँ पे रेजा ये भी कहती है कि बहुत सारे बाउंटीज भी यहाँ पे पर्शियंस हायर ने इशूड किया था खान के अगेंस्ट में। जो सारे लोग यहाँ पे इमॉर्टल आर्ट मिथिसिज्म को एक्वायर करना चाहते थे वो सब भी इस वाले बाउंटी को लेके एक्साइटेड हो गए। यहाँ पे वो लोग भी एक्साइटेड थे जो यहाँ पे किसी को मारना तो चाहते थे बट उनके पास जस्टिफिकेशन लैक कर रहा था अब तक। अगर शॉर्ट में समझा जाए तो अभी ब्लड शॉट खान पब्लिक एनिमी बन चुका है। वो ये सारे बातों को सुन के थोड़ा सा सोचता है। वो फिर यहाँ पे फ्रीजा को एक सवाल पूछने के लिए परमिशन चाहता है। कैसे फ्रीजा को ये सब के बारे में इतने डिटेल्ड वे में पता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पहले से ही फ्रीजा ये सब कुछ को जानती थी? जब से ये लेटर जनवू के पास डिलीवर्ड हुआ है तब से? फ्रीजा भी ये सवाल को सुन के कुछ कह नहीं पाती, वो सिर्फ खुद के सिर को नोट करती है। एनास्टेसिया भी फ्रीजा के इस आंसर को सुन के गुस्सा हो जाती है। जानवू भी सोचते है अच्छा इवन अब तक फ्रीजा एनास्टेसिया का जो डेस्परेट विक्टोरिया का सर था उसे भी देख चुकी थी, फिर भी यहाँ पे फ्रीजा ने एनास्टेसिया को भी कोई भी चीज नहीं बताया। फ्रीजा तभी यहाँ पे जानवू को पूछे थी तो फिर अभी वो क्या करेगा? जानवू फिर खुद के फायर बर्ड फियोनिक्स यानी कि नाइकी को बाहर बुलाता है। वो नाइकी को रिक्वेस्ट करता है उन सब को सर्च करने के लिए। नाइकी भी यहाँ पे हाँ कहती है, खुद के मास्टर के बातों को मान के वो उड़ जाते हैं। फ्रीजा भी यहाँ पे जानवू को पूछ रहे थे क्या वो उन दोनों को बचाने का कोशिश करेगा अभी? जानवू भी कहता है उसके साथ पहले भी एक सिमिलर चीज हो चुका है। उसे तभी याद आ जाता है उसके साथ खान एंड डियोली का दोस्ती। वो सोचता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए वो उसे सेव करे या ना करे, ये सेम डिलीमा है आर्गेंट इंसिडेंट की तरह। बट उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का सोच जानवू के पास था ही नहीं। वो उन सारी चीज़ों को लेके बॉदर भी नहीं करता था। बिसाइड उसका छोटा भाई उसका हीरो है। इवन यहाँ पे अगर वो खुद के दोस्तों को अबंडन करके खुद के छोटे भाई को बचाने के लिए जाए फिर भी उसका छोटा भाई ये चीज़ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। तो ये जो आंसर है ये बहुत पहले से ही डिसाइड हो चुका है। जानवू कह देता है कि वो उन सब को यहाँ पे सेव करेगा। फ्रीजा भी यहाँ पे कहते अच्छे से समझ आ चुका है उसके आंसर को। तभी फ्रीजा एक सबटाइल स्माइल देती है। जानवू भी यहाँ पे सोचता है एक सबटाइल स्माइल ऐसा फ्रीजा ने क्यों किया। तभी एक पहाड़ के ऊपर बड़ा सा धमाका होता है जो यहाँ पे जानवू एंड बाकी सब भी महसूस कर पाते हैं। नाइकी यहाँ पे जानवू को मैसेज देके बता देता है ये इंसिडेंट हुआ है सेकेंड माउंटेन पे। जानवू भी समझ पाता है पूरे के पूरे इंसिडेंट को। वो यहाँ पे एनास्टेसिया एंड फ्रीजा के साथ उस सेकेंड माउंटेन पे जाने लगता है। अभी हम लोग विक्टोरिया को देख पाते हैं जिसके सामने बहुत सारे लोग शॉर्ट पकड़े हुए खड़े हुए थे। वो लोग यहाँ पे विक्टोरिया को कहते हैं कि अभी बेस्ट होगा कि रेड डियोडोरा यहाँ से स्टेप असाइड कर जाए। ऑलरेडी डियोडोरा ने ब्लड शॉट के लिए खुद के लॉयल्टी को इनफ शो कर चुकी है। विक्टोरिया भी यहाँ पे उन सबको कहती है लॉयल्टी, वो इन सारे पॉइंटलेस चीजों को यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? विक्टोरिया उन सबको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता है, यहाँ पे वो लोग मरना चाहते हैं या फिर रिट्रीट होना चाहता है। तभी विक्टोरिया एलिमेंटियम नोवा को यूज करने लगती है।
वो यहाँ पे सबको कहते हैं ये है द एडामेंटियम नोवा। वो सब भी कहते हैं कि क्या इतना ज्यादा मैसिव पावरफुल मैना रेड डियोडोरा के हाथ में आ चुका है। यहाँ पे उन सबको खुद को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। वो सब कहते हैं अभी जो पावरफुल स्ट्राइक है वो आ रहा है। वो सबके सबको डक करने के लिए कहता है। अब ये जो एडामेंटियम नोवा का स्ट्राइक था ना वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो पूरा का पूरा पहाड़ था वो ही टूट जाता है। बाकी सब भी यहाँ पे कहते हैं ये तो क्रेजी है। वो सब इस वाले स्ट्राइक को डॉज कर लिए थे। बहुत सारे असैसिन्स तभी विक्टोरिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सब कहते हैं कि क्या ये लड़की यहाँ पे टारगेट कर रहा है, ये जो लार्ज स्केल स्किल है इसका कूलडाउन भी तो रहेगा ना। बट ऐसा हो नहीं रहा है। विक्टोरिया भी तभी हंसने लगती है। वो खुद के पावरफुल स्पेल्स को उन सब के सामने एक्टिवेट करती है। वो बाकी लोग जो यहाँ पे विक्टोरिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनके ऊपर फिर एक थंडर स्ट्राइक आता है। वो सब के सब यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। बाकी जितने सारे लोग थे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उनके ही अंदर एक आदमी ज़मीन पे गिर जाता है। उसके ऊपर फिर अचानक से एक चीज़ अटैक करता है। अब ये एक आइस टाइप चीज़ था। अब यहाँ पे ये एक थंडर स्ट्राइक ही था जिसको कोई एक पर्सन ने आइस में कन्वर्ट कर दिया था। वो यहाँ पे कहता है कि जब भी वो रेड डियोडोरा को दिखती है तभी उसे लगता है ये वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है। तभी विक्टोरिया भी कहती है लॉर्ड ऑफ द आइस किंग यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, विक्टोरिया यहाँ पे खुद के फ्रेंड को एक ही बात कहती है, यहाँ पे उन लोगों को रुक जाना चाहिए ना। यहाँ पे आइस किंग भी कहता है कि वो भी विक्टोरिया को हार्म पहुंचाना नहीं चाहता। अभी हम लोग लॉर्ड ऑफ द आइस किंग को पास्ट में देख पाते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि क्या यही लड़का द थर्ड डिसाइपल है नायू का। यहाँ पे उसे हराने के बाद वो इतना ज्यादा हायर्ड में उठ चुका है। सच में यही क्या ऑर्डर है। अब यहाँ पे आइस किंग पहले ही जनवू का जो फाइट था वो देख चुके थे। जनवू के साथ ड्रैगन क्वीन की फाइट को वो देखे थे कि कैसे जनवू खुद के स्ट्राइक से ड्रैगन क्वीन को मार डाला था। अब आइस किंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जानवू के साथ बात किए थे। वो यहाँ पे जानवू को कहते हैं कि अगर उन्हें दोबारा चांस मिलते तो वो ज़रूर से मीट करना चाहेंगे। वो जानवू को थैंक यू भी किए थे बिकॉज उनका ये जो फाइट था ये सच में बहुत ज़्यादा फनी था। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सोचे थे कि अभी वो इस लड़के को पर्सन टू पर्सन देख रहे हैं। सच में मूवोंग का जो डिसाइपल है वो उसके डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करता है। वो डेंजरस स्ट्रॉन्ग एंड उसके साथ साथ एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आइस किंग एनिमी तो नहीं बनना चाहता। अब यहाँ पे आइस किंग विक्टोरिया के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक्स को देता है। विक्टोरिया भी खुद के बैरियर मैजिक को यूज करते हुए उन सारे के सारे स्ट्राइक्स को ब्लॉक करता है एंड डाइवर्ट करता है। अब आइस किंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आइस किंग फिर रेड डियोडोरा को स्टेप असाइड होने के लिए कहते हैं। आइस किंग कहते हैं कि उसके साथ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके थ्रू वो विक्टोरिया को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। विक्टोरिया भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। तभी वो खुद के फायरबॉल टाइप अटैक्स को आइस किंग के ऊपर यूज करता है। आइस किंग भी उन सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज करके पीछे की ओर जाने लगता है। आइस किंग भी सोचता है कि अभी उसे समझ में आया कि यहाँ पे एक विलेन के हाथ से एलाई को प्रोटेक्ट करने का असली मतलब क्या है। बट यहाँ पे आइस किंग भी ये काम को इसी तरीके से करते अगर वो इस सिचुएशन पे रहते तो। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अभी जो विलेन का पोजीशन है ना वो आइस किंग खुद में ये करंट पोजीशन को बिलोंग करते हैं। आइस किंग फिर खुद के पावर्स को डायरेक्टली विक्टोरिया के अगेंस्ट में यूज करता है। वहाँ पे बड़ा बड़ा जायंट आइस पिलर्स को वो तैयार करता है। बहुत बड़ा बड़ा स्ट्राइक्स विक्टोरिया के ऊपर वो यूज करते हैं विक्टोरिया को पूरी तरीके से सराउंड करने के लिए। विक्टोरिया भी सोचते हैं ये तो आइस ब्लड डिवाइन पाम है, ये आइस किंग का सिग्नेचर स्किल है। विक्टोरिया भी सोचती है कि क्या आइस किंग को ऐसा लगता है कि इसी तरीके से वो इतने आसानी से आइस किंग को विक्टोरिया को कैप्चर होने के लिए छोड़ देगी। तभी विक्टोरिया खुद के एडामेंटियम नोवा को यूज करती है एंड एक टाइप का टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड से खुद के साथ आइस किंग का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाने का कोशिश करती है आसमान पे जाके। आइस किंग भी कहती है कि उसे इस तरीके से उड़ना नहीं चाहता। वो अगर यहीं पे रहता एंड खुद को कैप्चर होने देता तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम हर्ट होती। तभी हम लोग और भी बहुत सारे स्किलफुल आर्चर्स को देख पाते जो खुद के मैजिकल एरोज को डायरेक्टली विक्टोरिया के ऊपर छोड़ता है। विक्टोरिया भी खुद के बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है उन सारे के सारे एरो स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने के लिए। वो सारे एरो स्ट्राइक्स को ब्लॉक भी कर पाती है एडामेंटियम नोवा के पावर से। तभी विक्टोरिया एक चीज समझ पाती है, यहाँ पे जो मैना था ना वो यहाँ पे हट चुका है। विक्टोरिया खुद के इस साइड में भी देख पाती कि एक और असैसिन डायरेक्टली उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी एंड वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक विक्टोरिया को ऊपर देने का भी कोशिश करता है। विक्टोरिया उस वाले स्ट्राइक को खुद के बैरियर मैजिक से ब्लॉक करता है। विक्टोरिया भी सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, शायद से ये आदमी बहुत पहले से इस चीज़ को लेके एम करके थी।
तभी जो एडामेंटियम नोवा था या फिर विक्टोरिया का जो रैलिक था ना, वो वहीं पे टूट जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। विक्टोरिया कहती है यहाँ पे जो एकमात्र कंट्रोल टर्मिनल था जो एडामेंटियम नोवा को स्टेबल करके था, वो टूट चुका है। तभी यहाँ पे एक और फोर्स आ जाता है। एक और आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली विक्टोरिया के ऊपर टारगेट करके खड़ा हुआ था। वो खुद के आर्मी मेंबर्स को कहता है फायर करने के लिए विक्टोरिया के ऊपर। विक्टोरिया भी उस साइड में देखता है, तभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल फायर स्ट्राइक आके गिरता है। वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। विक्टोरिया भी नीचे गिरने लगती है। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उसे खान का बात याद आ जाता है कि कैसे खान ने रिक्वेस्ट किया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। खान यहाँ पे विक्टोरिया को उस टाइम पे कहा था कि अभी वो विक्टोरिया के साथ नहीं जा सकता बिकॉज वो किसी को सेव करना चाहता है। उसे पता है उस लड़के को इस तरीके से सैक्रिफाइस करना उनके लिए सेमलेस रहेगा। बट यहाँ पे वो विक्टोरिया के पास से ये चीज़ को बेक कर रहा है, प्लीज विक्टोरिया खान को हेल्प करे। तभी विक्टोरिया बहुत ज्यादा इंज्योर्ड हालत में नीचे की ओर गिरने लगती है। विक्टोरिया उस एडामेंटियम नोवा को पकड़ने का कोशिश करती है। यही एक ऐसा चीज था जिसके हेल्प से वो खान को यहाँ पे हेल्प कर सकती थी। वो तभी और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है एंड थोड़ा बहुत उस एडामेंटियम नोवा के क्लोज में आने का कोशिश करती है। वो लगभग उसे छू ही लिया था। बट तभी विक्टोरिया के हाथ के ऊपर एक कट लगता है एंड उसका जो राइट हैंड था वो एसासिन काट देता है। विक्टोरिया भी दर्द में थी। विक्टोरिया तब भी सोची थी कि उसे एडामेंटियम नोवा को ग्रैब करना ही पड़ेगा। बट फाइनली यहाँ पे विक्टोरिया का जो बॉडी था वो जमीन पे आके गिरता है। हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी विक्टोरिया जिंदा ही यहाँ पे मारी गई है। वो तब भी यहाँ पे एक कोमाटोस हालत में थी। उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी एक माइनर रिस्ट्रिक्शन कफ को ले आना चाहिए। उन्हें इस लड़की को जिंदा रखना पड़ेगा। यही लड़की है जो ब्लड शॉट का वेयर अबाउट्स को जानती होगी। एक और सबॉर्डिनेट खुद के मास्टर को कहता है कि उसने रेक्सलेसली एक्ट किया था, इसी वजह से ये सिचुएशन इस तरीके का हो चुका है। वो खुद के मास्टर को सॉरी भी कहता है। तभी यहाँ पे आइस किंग के सबॉर्डिनेट को कहता है इस लड़की को इतना ज़्यादा हार्शली बिहेव ना करने के लिए। ये लड़की इविल पर्सन नहीं है। अब वो सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे आइस किंग को कहता है कि क्या ये सब कुछ को देखने के बाद भी वो इस तरीके का बातें कर रहा है। आइस किंग भी कहता है कि क्या ये लड़की उनके ही लिटिल मास्टर को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहती है क्या। अब वो आदमी भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। वो यहाँ पे क्या उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आइस किंग के पास भी इस तरीके का सॉफ्ट हार्ट रहेगा। आइस किंग भी यहाँ पे हंसने लगता है एंड कहता है कि शायद से वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड यहाँ पे उसका एक ऐसा फ्रेंड है जो अभी खतरे में है, जिसको लेके वो वरीड है, तो वो कोल्ड हार्टेड तो नहीं रह सकता ना। तभी वो सबॉर्डिनेट कहता है क्या वो यहाँ पे वार्डर का बात कर रहे हैं क्या। आइस किंग भी यहाँ पे कहता है कि अगर वो खुद की आंखों से वार्डर को देखता तो शायद से आइस किंग का जो वरीड फीलिंग है उसके बारे में उन्हें समझ आ जाता। वो सवर्ण में कहता है एक आयरन लायन यूनिट एक रूकी के थ्रू तो पुश नहीं किया जा सकता। अभी वो कहता है अभी एनफ हो चुका है, तो वो अभी खुद के मेन यूनिट में लौटने वाला है। बट तभी उन सबको एक जोरदार प्रेशर महसूस होता है। वो भी हैरान हो जाता है। उनके ऊपर फिर एक फायर स्ट्राइक आके गिरता है। अब बाकी जितने सारे लोग विक्टोरिया के आसपास खड़े हुए थे उन सब के ऊपर ये स्ट्राइक गिरा था। वो सभी दर्द के मारे चीखने लगते हैं। वो पर्सन भी यहाँ भी पूछ लेता है यहाँ पे किसने हिम्मत किया उनके ऊपर अटैक करने का। अब ये फायर को देखे वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। तभी हम लोग जनवू को देख पाते हैं जो विक्टोरिया को लेके यहाँ पे उड़ रहा था। वो ये सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब आइस किंग भी यहाँ पे जनवू को देख पाते हैं एंड वो भी थोड़ा सा परेशान होते हैं। सोचते हैं कि देखने से ऐसा ही लग रहा है वार्डर इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा तो है। सो आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।